विशाल गोल्डन लॉयन। जंगल का राजा सिम्हा नाम का एक सफेद शेर था। उसके पास एक जादुई ताज था, जिसकी मदद से वो जंगल पर आने वाली हर मुसीबत को दूर करता था। शेर का एक दोस्त था बाघ मानव, जो पास के जंगल में रहता था। उसके पास भी एक ऐसी शक्ति थी जिससे वो आने वाले खतरे को पहले ही देख लेता था। एक दिन बाघ मानव सिम्हा से मिलने उसके जंगल आता है। वो काफी परेशान लग रहा था। उसे देख सिम्हा बोला, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारे जंगल पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, तुम्हें सतर्क रहना चाहिए। मुसीबत कैसी? और वैसे भी मुसीबत का सामना करने के लिए हम है ना। इस बार जो मुसीबत आने वाली है वो तुम पर भारी पड़ने वाली है, तुम सतर्क रहना बस। दोनों काफी देर तक बात करते रहे। बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। उस रात जंगल में एक बड़ा धमाका होता है, जिसकी आवाज सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। लोमड़ी हिरन से कहती है, अरे बाप रे, जंगल में क्या भूकंप आ गया है? आवाज को लेकर सारे जानवर परेशान थे, जो कि एक रोबोट शेर था। जानवर शेर के भयानक रूप को देखकर डर रहे थे और इधर उधर भाग रहे थे। वो सारे जानवरों को कैद करके पिंजरे में डाल देता है, उन्हें अपनी दुनिया में ले जाता है। ये सब वहीं पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागते हुए सिम्हा के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। ये तुम क्या कह रहे हो? कहाँ है वो रोबोट शेर? मुझे उसके पास ले चलो। कौन हो तुम? और ये तुम हमें कहाँ ले जा रहे हो? हमारे जंगल में वापस हमें छोड़ दो। हा हा हा, तुम लोगों को वापस भेजने के लिए नहीं लाया हूँ। मैं तुम सबको रोबोट में बदल दूंगा और तुम सबको मेरा गुलाम बनकर रहना होगा। हा 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 हा। रोबोट की हंसी सुनकर सारे जानवर डर जाते हैं। रोबोट शेर सिम्हा के जंगल वापस आता है। रोबोट और शेर का आमना सामना होता है। कौन हो तुम? मेरे जानवर कहाँ हैं? तुम उन्हें कहाँ ले गए? अरे वाह सिम्हा, अगर तुम अपने जानवरों की खैर चाहते हो तो मुझे वो जादुई ताज दे दो जो तुम्हारे पास है। तूने क्या मुझे पागल समझ रखा है, जो मैं तुझे पूछते ही वो ताज दे दूंगा? ठीक है, तो तुम्हारे जानवर जो मेरी दुनिया में है वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी ही दुनिया में कैद हो जाएंगे। मैं उन सबको मार डालूंगा। रोबोट शेर और सिम्हा के बीच लड़ाई होती है। रोबोट शेर सिम्हा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। मेरे मासूम जानवरों को छोड़ दो, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। वो जादुई ताज तुम्हें दे दूंगा। सिम्हा शेर रोबोट को जादुई ताज के पास लेकर जाता है, जो एक गुफा में था। शेर रोबोट ताज को देखकर खुश हो जाता है। सिम्हा जादुई ताज रोबोट शेर को देने ही वाला था कि वहां बाघ मानव प्रकट होता है और वो रोबोट शेर पर हमला करता है। अचानक हुए हमले से रोबोट शेर संभल नहीं पाता और दूसरी ओर सिम्हा अपनी जादुई ताज को पहन लेता है। वो एक विशाल सुनहरे शेर में बदल जाता है। सिम्हा रोबोट शेर पर हमला कर उसे मार डालता है। जैसे ही रोबोट शेर मरता है, उसकी दुनिया में जो जानवर कैद थे वो सारे वापस अपनी दुनिया में आ जाते हैं। सिम्हा अपने दोस्त मानव बाघ का धन्यवाद करता है। मानव बाघ वापस अपने जंगल चला जाता है। खूनी लकड़बग्घों ने चुराए सफेद शेरों की जादुई शक्तियां और सफेद शेरों ने लिया शैतान लकड़बग्घों से बदला। जंगल में रहने वाले दो सफेद शेर जादुई ताकतों के मालिक थे। दूर दूर के जंगलों से जानवर आकर उनसे मदद मांगते थे। चारों ओर उन्हीं का दबदबा था। वो शेर ताकतवर के साथ साथ नेक दिल और न्यायप्रिय भी थे। एक बार पास वाले जंगल से कुछ जानवर सफेद शेरों के पास न्याय मांगने आए। महाराज की जय हो, हम पास ही के जंगल से आपके पास मदद की गुहार लेकर आए हैं। किस तरह की मदद चाहिए तुम्हें? क्या परेशानी है तुम्हें? खुल के बताओ। महाराज, शैतानी लकड़बग्घे ने हमें परेशान करके रखा है। आपने नियम बनाया है कि बच्चों का शिकार करना मना है। अगर कोई ऐसा करे तो उन्हें सज़ा हो सकती है, पर ये लकड़बग्घे जानबूझकर हमारे बच्चों को उठाकर ले जाते हैं और उनके साथ खेल खेल कर फिर उन्हें खा जाते हैं। बड़े ही दुष्ट और निर्दयी है वो। उनकी इतनी हिम्मत, उनकी ये हरकतें माफ़ी के लायक नहीं है। हम अभी उन्हें इसका सबक सिखाएंगे।
तुम निश्चिंत होकर अपने जंगल वापस लौट जाओ। दोनों सफेद शेर तुरंत उन लकड़बग्घों को सबक सिखाने पास वाले जंगल में चले गए। दोनों शेरों के पंजों में एक एक जादुई कड़ा था। उस कड़े की मदद से ही वो उन जादुई शक्तियों को प्राप्त कर सकते थे। सफेद शेरों को देखते ही लकड़बग्घे आक्रामक हो गए और उन्होंने बिना सोचे समझे शेर पर हमला कर दिया। पर शेर के एक चुटकी बजाते ही सारे लकड़बग्घे जमीन पर गिर पड़े और जब दूसरे शेर ने चुटकी बजाई तो लकड़बग्घों की एक एक टांग टूट गई। दर्द के मारे वो चिल्लाने लगे, हाय, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुम लोग जादू से हमें हरा रहे हो। अगर हिम्मत है तो ऐसे ही हमारा सामना करो। इंसाफ की बात तुम ना ही करो तो सही रहेगा। तब इंसाफ कहा जाता है जब तुम मासूम बच्चों को खा जाते हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ और सब जानवरों से माफ़ी मांग लो, वरना हम तुम्हें यही ख़त्म कर देंगे। नहीं नहीं, हमें मत मारो। हम सब जानवरों से अभी माफ़ी मांगते हैं और आज के बाद ऐसा कभी नहीं करेंगे। सफ़ेद शेर लकड़बग्घों को उस जंगल से निकाल देते हैं। लकड़बग्घे भी अपनी टूटी टांगों के साथ उस जंगल से बाहर निकल जाते, पर जाते जाते उन शेरों से बदला लेने की मन में ठान लेते हैं। इन शेरों को हम छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने सबके सामने हमारी बेइज्जती करी है, हमारा घर हमसे छीना है, पर हम उनकी जादुई ताकत के सामने कुछ नहीं कर सकते। अगर उनसे उनका जादू ही छीन लिया जाए तो। सारे लकड़बग्घे मिलकर जादुई कड़े को चुराने की योजना बनाते हैं और तुरंत शेरों के पास उनसे मिलने चले जाते हैं। शेरों के सामने आते ही वो सारे उनके पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगने का बहुत ही अच्छा नाटक करने लगते हैं और रोते हुए उन्हें अपनी सेवा में रखने की विनती करते हैं। सबको सुधरने का मौका मिलता है, अगर हम सुधरना चाहते हैं तो हमें भी एक मौका मिलना चाहिए। ठीक है, तुम्हारी बात में भी दम है, तुम हमारे साथ यहाँ रह सकते हो, पर खबरदार, अगर कुछ गड़बड़ की तो वो पल तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी पल होगा। शेरों के मानते ही लकड़बग्घे एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। कुछ दिन तक वो सच में अच्छा बनने का नाटक करते हुए शेरों की और जंगल के बाकी जानवरों की सेवा करते हैं और सबका दिल जीत लेते हैं। पर एक दिन जब शेर गहरी नींद में सोए थे, लकड़बग्घे ने अपनी नीयत दिखा दी और छल से उन शेरों के कड़े चुरा लिए और वहां से अपने जंगल फिर से सब जानवरों को तंग करने के लिए निकल गए। तो दूसरी ओर नींद से जागते ही शेरों को उनसे हुए छल का पता चल जाता है और वो लकड़बग्घे पर गुस्सा होते हैं। मुझे पता था ये लोग सुधरने वालों में से नहीं है। अब हम क्या करें? इन्होंने हमारे जादुई कड़े चुरा लिए हैं। हमें उन्हें वापस लाना चाहिए, वरना वो उस जादू का गलत इस्तेमाल करेंगे। अब हमें अपने ही जादू को हराने के लिए अपने दूसरे शक्तिशाली जादू का इस्तेमाल करना होगा। अब वक्त आ गया है तीसरे जादुई और सबसे शक्तिशाली कड़े को बाहर निकालने का। शेरों के पास एक और जादुई कड़ा था जो उन्होंने अपनी गुफा में सुरक्षित रखा था। वो कड़ा दोनों कड़ों से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक था। उस कड़े को पहनकर दोनों ने एक दूसरे को थाम लिया और वो पलक झपकते ही लकड़बग्घों के सामने प्रकट हो गए। ओ नहीं, इनकी जादुई ताकतें तो हमने छीन ली थी, फिर भी ये जादू कहाँ से आ गया? अरे मुझे पूरा यकीन है ये थोड़ा बहुत ही जादू कर पा रहे होंगे। असली ताकत तो इन कड़ों में है। अभी के अभी इन्हें खत्म करते हैं। चलो कोशिश करके देख लो। दो लकड़बग्घे जिन्होंने जादुई कड़े पहने थे तुरंत शेरों के सामने आकर खड़े हो गए और उन पर जादू का इस्तेमाल करने लगे। लेकिन वो ये देखकर हैरान हो गए कि उस जादू का उन दोनों शेरों पर कोई असर ही नहीं हुआ। लकड़बग्घे सदमे से बाहर निकलते इससे पहले ही शेर तीसरे कड़े की जादू से सारे लकड़बग्घे को एक साथ खत्म कर देते हैं और इस तरह से हमेशा के लिए उन 3 लकड़बग्घों से बाकी जानवरों को मुक्ति मिल जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुरे लोगों को चाहे कितने भी मौके दे दो, वो सुधरने का नाम नहीं लेते। जंगल का राजा एक सफेद शेर था जो अपनी पत्नी रोमा और बेटा सिम्बा के साथ रहता था। शेर के राज्य में सारे जानवर बड़े ही खुश थे और उसी जंगल में बघीरा नाम का काला चीता जो शेर के सामने बड़ा ही अच्छा बनने का नाटक करता था।
शेर बघीरा को अपना अच्छा दोस्त मानता था, पर बघीरा शेर के पीठ पीछे उसे मार कर जंगल पर राज करना चाहता था। रोमा को पहले से ही बघीरा पर शक था। वो कई बार शेर को समझाने की कोशिश करती है, पर शेर रोमा की एक नहीं सुनता। महाराज, आप बघीरा पर इतना विश्वास मत कीजिए। मुझे नहीं लगता कि वो आपके भरोसे के लायक है। तुम भी ना बेकार में उस पर शक करती हो। बघीरा मेरा अच्छा दोस्त है, तुम उस पर शक करना छोड़ दो। वहीं दूसरी ओर बघीरा अपने साथी लक्कड़ बग्घों से कहता है, मैं शेर के सामने अच्छा बनने का नाटक कर करके थक गया हूँ। मुझे कुछ भी करके शेर का काम तमाम करना ही होगा, ताकि मैं इस जंगल का राजा बन सकूं। हाँ बघीरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। बघीरा शेर के पास भागता हुआ आता है और कहता है, महाराज, जंगल में एक दुष्ट भेड़िया घुस आया है। वो जानवरों को बड़ी ही बेरहमी से मार रहा है। आप जल्दी से मेरे साथ चलिए। क्या उस भेड़िए की ये मजाल कि वो मेरे ही जंगल में आकर मेरे ही जानवरों को मार रहा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यो शेर बिना देर किए बघीरा के साथ निकल पड़ता है। बघीरा शेर को एक ऊंची खाई के पास ले आता है। बघीरा, कहाँ है वो दुष्ट भेड़िया? शेर उस दुष्ट भेड़िए को ढूंढ रहा था कि तभी बघीरा पीछे से आकर शेर को जोर से धक्का देता है। अचानक हुए हमले की वजह से और खाई में गिर जाता है। ये देख बघीरा और उसके साथी खुश हो जाते हैं। बघीरा अपने साथियों को लेकर रोमा के पास आता है। रोमा बघीरा और उसके साथियों को देखकर एक पल के लिए चौंक जाती है। बघीरा, तुम? रोमा, मैंने तेरे पति को मार डाला है। आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ। ये सुनते ही रोमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं जानती थी कि तू दोस्त नहीं दुश्मन है। मैंने महाराज को कई बार समझाने की कोशिश की, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। बघीरा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अरे साथियों, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इन दोनों माँ बेटे को। लक्कड़ बग्घे रोमा और उसके बच्चे पर हमला करने ही वाले थे कि रोमा झट से सिम्बा को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ से भाग निकलती है। लक्कड़ बग्घे रोमा के पीछे पड़े थे। रोमा भागते भागते एक नदी के पास आती है। वो सिम्बा को नदी के पास पड़ी एक टोकरी में रखकर उसे पानी में छोड़ देती है। लक्कड़ बग्घे और रोमा के बीच लड़ाई हो रही थी कि तभी वहाँ बघीरा आता है और वो रोमा पर हमला करता है। इस रोमा को जान से मत मारो, इसे कैद कर लो। बघीरा, इसने अपने बेटे को टोकरी में रखकर पानी में बहा दिया। चलो, अच्छा हुआ, इसने हमारा काम आसान कर दिया। हंस ले जितना हंसना है। जैसे ही तेरे पापों का घड़ा भर जाएगा, मेरा बेटा वापस आएगा और वो तुम्हें खत्म कर डालेगा। अरे ओ पागल रोमा, तेरा बेटा तो कब का पानी में डूबकर मर गया होगा। तू बेकार के सपने देखना बंद कर दे। पास के जंगल में एक बाघीन पानी पीने नदी के पास आती है कि तभी उसकी नजर पानी में बहती आ रही टोकरी पर पड़ती है। बाघीन सिम्बा को नदी के किनारे लाती है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, पता नहीं ये कौन है और कहाँ से आया है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लगता है भगवान ने इसे मेरे लिए भेजा है। अब मैं इसकी माँ बनकर इसका ख्याल रखूंगी। यो बाघीन सिम्बा की माँ बनकर उसका ख्याल रखने लगी। दिन यूं ही बीतते गए। सिम्बा बड़ा हो गया। एक दिन सिम्बा बाघीन से कहता है, तुम एक बाघीन हो और मैं एक शेर, भला मैं तुम्हारा बेटा कैसे हुआ माँ? बेटा, मुझे पता था कि तुम एक न एक दिन ये सवाल जरूर करोगे। बेटा, मेरा अपना कोई नहीं था, तुम मुझे पानी में बहते हुए मिले थे। मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हें अपना बेटा बना लिया। ये कहकर बाघीन सिम्बा को सारी बात बताती है। माँ, पता नहीं मेरे माँ बाप के साथ क्या हुआ होगा, लेकिन तुमने मेरा इतना अच्छा ख्याल रखा। काश मेरी माँ होती तो वो भी मेरा इतना ही ख्याल रखती जितना तुमने रखा है। तुम हमेशा मेरी माँ बनकर रहोगी। अब मुझे इजाजत दो कि मैं नदी के उस पार जाकर देख सकूं कि मेरे माँ बाप कौन है और कैसे हैं। ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाघीन और सिम्बा नदी के उस पार जंगल में आते हैं।
वहाँ के सारे जानवर बहुत ही डरे हुए और दहशत में थे। सिम्बा की नजर रोमा पर पड़ती है, जो पिंजरे में कैद थी। सिम्बा और बाघीन रोमा के पास जाते हैं। बेटा, तुम आ गए। मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे, अपने माँ बाप पर हुए जुल्म का बदला लेने। सिम्बा के कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या आप मुझे जानती हो? बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। रोमा सिम्बा को सारी बात बताती है। बेटा, ये सही कह रही है, तुम मुझे नदी में बहते हुए मिले थे। सिम्बा अपने माता पिता पर हुए जुल्म को सुनकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो रोमा को पिंजरे से आजाद करता है कि तभी वहाँ बगीरा और उसके साथी लक्कड़ भक्के आते हैं। बगीरा सिम्बा को देख चौंक जाता है। अरे ओ बगीरा, देख, मैंने कहा था कि मेरा बेटा आएगा। अब तेरा अंत निश्चित है। यूं खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? खत्म कर डालो इस सिम्बा को। सिम्बा पलक झपकाते ही सबको खत्म कर डालता है। ये देख बगीरा डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सिम्बा उस पर हमला कर उसे मार डालता है। ये देख रोमा और बाकी जानवर खुश हो जाते हैं। सिम्बा जंगल का राजा बनकर एक अच्छा राजा और एक अच्छा बेटा होने का कर्तव्य निभाता है। नीति: धोखे से मिली खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। जादुई उड़ने वाला रंगीन शेर, गर्भवती बाघिन माँ, खूनी चील। कि अचानक आकाश में एक बड़ी छाया मंडराने लगी। एक खूनी चील जंगल के ऊपर से गुजर रही थी। कहाँ है मेरा शिकार? आज मेरा काला जादू इस बाघिन का पेट फाड़कर उसके बच्चे को बलि देकर पूरा हो जाएगा। दरअसल ये चील सदियों से काला जादू कर रही थी ताकि दुनिया के सारे जंगलों और जानवरों पर उसका कब्जा हो सके। लेकिन चील की आखिरी पूजा में उसे एक गर्भवती बाघिन के बच्चे की बलि देनी थी, इसलिए वो इस बाघिन के पीछे पड़ी थी। कई दिनों की तलाश के बाद चील को गर्भवती बाघिन मिल ही गई, लेकिन जंगल में बाघिन का शिकार करना इतना भी आसान नहीं था। बाघिन की नजर आसमान में उड़ रही चील पर पड़ती है। ओह नहीं, वो चील मुझे और मेरे बच्चे को मार रही है। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन मैं इतनी कमजोर हूँ कि भाग भी नहीं सकती। चील की तेज नजर बाघिन को ढूंढ ही लेती है। वो तेजी से नीचे की ओर झपट्टा मारने की तैयारी कर रही थी। तभी आकाश में चमकती रोशनी के साथ एक रंगीन शेर योद्धा प्रकट होता है। वो एक दहाड़ के साथ नीचे उतरते हुए कहता है, रुको, तुम इस बाघिन को नहीं छू सकती। मैं यहाँ उसे बचाने आया हूँ। शेर की बात सुनकर चील हंसती है। तुम एक साधारण शेर हो, मुझसे जीत नहीं सकते। तुम भूल रहे हो कि मैं आसमान की रानी हूँ। तुम्हारी ये सोच गलत है। मैं साधारण शेर नहीं, बल्कि एक योद्धा हूँ। मुझे इस जंगल के हर जानवर की रक्षा की शपथ दिलाई गई है और ये काम करना ही मेरा धर्म है। शक्ति केवल ताकत से नहीं बल्कि दिल में होती है, और मैं इस बाघिन और उसके बच्चे को बचाने के लिए लड़ रहा हूँ, ना कि खुद के लिए। लगता है अब तुम्हें अपना जादू दिखाना ही पड़ेगा। तैयार हो जा शेर, मेरा ये वार आखिरी होगा। अब तू बच नहीं पाएगा। चील अपने काले जादू से शेर पर वार करती है, लेकिन शेर उस वार को भी बड़ी आसानी से टक्कर देता है और अपनी शक्ति से उल्टा वार करता है। आखिरकार वो अपनी बड़ी चोट से शेर पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन शेर योद्धा उसके इस हमले को आसानी से रोक लेता है। चील दर्द से चीखते हुए नीचे गिर जाता है, जिसमें चील ही घायल हो जाती है और नीचे गिर पड़ती है और बड़े ही गर्व से कहता है, अब ये जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। अगर फिर से यहाँ दिखी तो ये आखिरी बार होगा। बाघिन उससे कहती है, तुमने मेरे और मेरे बच्चे की जान बचाई। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। ये मेरा कर्तव्य था। अब तुम आराम करो, तुम्हारा बच्चा सुरक्षित है। इस जंगल में कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक मैं यहाँ हूँ। बाघिन मुस्कुराते हुए आराम करती है, जबकि शेर योद्धा अपनी उड़ान भरता हुआ आसमान में कहीं गायब हो जाता है। जंगल में फिर से शांति छा जाती है। कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का उपयोग भलाई के लिए करना चाहिए, ना कि किसी की गुलामी के लिए। 3 शेर और खूनी भेड़िया जाल। जंगल की सारी भागदौड़ तीनों भाई सिम्बा, वीरू और रुद्र नाम के 3 शेर संभाल रहे थे। ये तीनों बड़े ही नेक दिल और शांत स्वभाव के थे। वो तीनों भाई जानवरों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते थे। उसी जंगल में एक भेड़िया रहता था जो बड़ा ही निर्दयी और घमंडी था।
भेड़िया तीनों भाइयों से बहुत नफरत करता था। उसे ऐसा लगता था कि उन तीनों की वजह से जंगल में उसकी अहमियत कम होती जा रही है। वो हमेशा उन तीनों को नुकसान पहुंचाने के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन भेड़िया जंगल में घूम रहा था कि तभी उसकी नजर रुद्र पर पड़ती है, जो अकेला घूम रहा था। ये देख भेड़िया अपने मन में कहता है, अरे वाह, ये अकेला घूम रहा है, यही मौका है इसे दबोच लेने का। अगर इसे कुछ हो गया तो सिम्बा और वीरू खुद ब खुद कमजोर पड़ जाएंगे। यूँ सोचकर भेड़िया चुपके से रुद्र पर हमला करने ही वाला था कि बंदर देख लेता है और जोर से चिल्लाते हुए रुद्र से कहता है, रुद्र पीछे देखो, भेड़िया तुम पर हमला करने वाला है। रुद्र एकदम से पीछे मुड़ता है और उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है कि इसी दौरान सिम्बा और वीरू वहाँ आते हैं। सिम्बा भेड़िए को देखकर गुस्से में दहाड़ मारता है, अरे ओ भेड़िए, तू सुधरने वालों में से नहीं है ना? मैंने कई बार तुझे चेतावनी दी है, पर तू है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। आज तो तूने हद ही कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई रुद्र पर हमला करने की? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, इसे जीने का कोई हक नहीं। तीनों भाई भेड़िए पर हमला करते हैं। भेड़िया उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाता और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। भेड़िया भागते भागते जंगल में काफी दूर चला जाता है और वो अपने मन में सोचता है, तीनों मेरा काफी मजाक उड़ाया है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, एक एक को देख लूंगा। वैसे अभी काफी भूख लग रही है, हाँ मैं और नहीं भाग सकता, काश कुछ खाने को मिल जाता। यूँ भेड़िया सोच रहा था कि उसकी नजर वहीं पास में पड़े एक फल पर पड़ती है। अरे ये कैसा फल है? चलो जो भी है, कुछ तो मिला, इसे अभी खा लेता हूँ और इसी से काम चलाता हूँ, इससे पहले कि कोई इसे भी खा जाए। भेड़िया वो फल खा लेता है। जैसे ही वो फल को खाता है, उसमें एक अजीब सी हलचल होने लगती है। वो जोर से पुकारते हुए एक खूनी भेड़िए में बदल जाता है। उसमें अजीब सी ताकत आ जाती है। उनमें से लोमड़ी भागते हुए सिम्बा के पास जाती है। असल में उसने जो फल खाया था वो एक जहरीला फल था। भेड़िया अपने आप को देखकर खुश हो जाता है और वापस सिम्बा के जंगल की ओर निकल जाता है। लोमड़ी भागते हुए सिम्बा के पास जाती है और सिम्बा को सारी बात बताती है। महाराज, वो भेड़िया कोई साधारण भेड़िया नहीं है, वो एक खूनी भेड़िए में बदल गया है। और भेड़िए को ढूंढते हुए निकलता है। अरे ओ सिम्बा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सिम्बा तेजी से भागते हुए जा रहा था। पीछे भेड़िया था। भेड़िया तेजी से भागते हुए सिम्बा पर हमला करने ही वाला था कि सिम्बा वहाँ से हट जाता है और भेड़िया इतनी तेजी में था कि वो कुछ समझ ही नहीं पाता और सीधा जाके बड़े से गड्ढे में गिर जाता है, जिसे वीरू ने सिम्बा के कहने पर पहले ही खोद के रखा था। अरे मुझे निकालो इस गड्ढे से बाहर, निकालो मुझे। भेड़िया चिल्ला रहा था पर कोई उसकी मदद के लिए नहीं आता और बिना पानी और भोजन के गड्ढे में ही वो मर जाता है। ये देख सारे जानवर खुश हो जाते हैं और तीनों शेर भाइयों का धन्यवाद करते हैं। जंगल में फिर से खुशियां छा जाती हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि थोड़ी सी सूझबूझ से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। उड़ने वाला बाघ। कुछ समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बाघ था। कोई भी जानवर दिखाई देता उसे शिकार करके खा जाता था। जंगल में उसका बराबर दूसरा कोई नहीं था, इसीलिए वहाँ आराम से अपना जीवन बिता रहा था। एक दिन बाघ शिकार पर निकलते हुए सोचता है, मेरे जितना किस्मत वाला कोई और नहीं है। इस जंगल में मेरे मुकाबले कोई नहीं है। फिर भी जो भी जानवर मुझे दिखाई देता उसे शिकार करके मैं बोर हो गया हूँ। कई बार एक ही तरह खा रहा हूँ। ये रूटीन जीवन से मैं बाहर आना चाहता हूँ। तो इसलिए आज से मैं ये शपथ लेता हूँ, जो कोई भी जानवर को मैं पहले सोच लूंगा उसी को ही शिकार करूंगा। नए जीवन का शुरुआत मैं हिरण से प्रारंभ करता हूँ। इस तरह सोचकर शिकार पर निकलता है। जंगल में इधर उधर घूमते रहता है। इतने में सारे जानवर बाघ को देखकर इधर उधर भागने लगते हैं।
बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी बाघ को हिरन नहीं दिखाई देता। दूर से एक लोमड़ी देखकर सोचती है, अरे ये क्या? ये बाघ को क्या हुआ है? ये किसे ढूंढ रहा है? इतने सारे जानवर दिखाई देने पर भी शिकार क्यों नहीं कर रहा है? मुझे अभी पता लगाना होगा। इस तरह सोचकर धीरे धीरे बाघ के पास जाती है। महाराज की जय हो। क्या हुआ महाराज? आप क्या ढूंढ रहे हो? क्यों किसी भी जानवर को शिकार नहीं किया आपने? कुछ तो गड़बड़ है। क्या हुआ बताइए तो। अरे कुछ नहीं। नहीं नहीं, आप शिकार नहीं कर रहे हो? अरे मैं शिकार के लिए ही आया हूँ, लेकिन अब तक तो मुझे मेरा मनपसंद का शिकार नहीं मिला। आपका मनपसंद जानवर कौन है? अरे बताइए ना, क्षण में लेकर आ जाऊंगा। अच्छा सच में? ठीक है, मुझे हिरन चाहिए। आज मैं सिर्फ हिरन का ही शिकार करूंगा। सिर्फ हिरन का शिकार करेंगे? ऐसा क्यों महाराज? तुमसे मतलब? पहले हिरन को ढूंढो, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे रे रे रे, गुस्सा न करिए महाराज, मैं अब भी ढूंढ कर लाती हूँ हिरन को। इस तरह लोमड़ी बाघ के साथ निकलती है। फिर सोचती है, बाप रे बाप, इसी को मुसीबत मोल लेना कहते हैं। पता नहीं हिरन कहाँ मिलेगी। पढ़ाई के लिए कह तो दिया कि क्षण में दिखा दूंगा। अगर हिरन नहीं मिला तो आज मेरा खेल खत्म। क्या सोच रहे हो? और कितना समय लगेगा? कुछ नहीं महाराज, बस कुछ ही क्षण में हिरन को दिखाऊंगा। ये कहते हुए इधर उधर घूमते रहता है। इतने में एक जगह हिरन को देखकर लोमड़ी की जान में जान आ जाती है। महाराज, वो रहा हिरन, आप आराम से शिकार कीजिए। शाबाश, तुमने अपनी बात रखी। मैं अभी जाकर शिकार करूंगा, तुम्हें भी थोड़ा खाना दूंगा। बाघ हिरन के पास जाता है। इतने में एक बड़ा बाज आकर उस हिरन को उठाकर ले जाता है। ये देखकर बाघ गुस्से से कहता है, अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरा शिकारी हिरन को उठाकर ले गए? यहाँ मेरा तुम्हारा कुछ नहीं दोस्त, हर एक की अपनी शक्ति होती है। मुझे ज्ञान बांट रहे हो? अभी तुम्हारी खैर नहीं। ये तुमसे नहीं होगा दोस्त, क्योंकि तुम मेरी तरह हो ही नहीं सकते। क्योंकि तुम मेरी तरह हो नहीं सकते, इसीलिए तुम मुझे पकड़ नहीं सकते। हर एक को अपनी शक्तियाँ और खूबियाँ होती है, किसी को भी कम मत समझना। इस तरह बाज हिरन को लेकर चला जाता है। बाद में गुस्से से लाल बाघ को देखकर लोमड़ी अपने मन में सोचती है, स्वादिष्ट आहार मिलने वाला था, कितनी खुश थी मैं, लेकिन इतने में ये क्या हो गया? बाघ का गुस्सा देखकर लगता है ये मुझे ही खा जाएगा। अपनी चालाकी से यहाँ से धीरे से खिसक लेना चाहिए। देखा तुमने, उस बाज की इतनी हिम्मत मुझे ही सुनाकर चली गई। हाँ महाराज, मैंने देखा, उसने आपको ही ललकारा है, क्योंकि आप आकाश में नहीं उड़ सकते ना, इसीलिए आपको किसी भी तरह उसका अंत करना होगा। तुम जो चाहे करो, लेकिन मुझे भी आकाश में उड़ना है। क्या? आप हवा में उड़ोगे? ये कैसा होगा महाराज? वो सब मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ आकाश में उड़कर उस बोझ का अंत करना है, बस। ये सुनकर लोमड़ी डर से कांपने लगती है और अपने मन में सोचती है, लगता है मेरी मौत इस बाघ के हाथों में निश्चित है। कहीं बाघ पागल तो नहीं हो गया? जो भी मिल रहा है वो नहीं खाकर हिरन को ही क्यों शिकार करना चाहता है? मेरी मति मार गई थी कि इसके पास गया। अब तो हर क्षण खतरा ही खतरा है। क्या सोच रहे हो? अब वही महाराज, आपके हवा में उड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। इस जंगल में एक स्वामी जी कई वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनके पास जाएंगे, वे जरूर आपको वर देंगे। इतनी आसानी से वर मिलेगा? क्यों नहीं महाराज, अगर आप डराएंगे तो चुटकियों में काम हो जाएगा। ओए मूर्ख,
स्वामी जी को डराने पर श्राप मिलेगा, वार नहीं। चलो चलते हैं। इस तरह दोनों स्वामी जी के पास जाते हैं। जब स्वामी लव जी तपस्या करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आए हो मैं जानता हूँ। मृगराज, तुम हवा में उड़ना चाहते हो ना? हाँ स्वामी जी, दया करके मुझे ये वर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें वर देता हूँ। तुम अब इन पंखों से हवा में आराम से उड़ सकते हो। मैं बहुत खुशी हूँ, लेकिन मेरा एक शर्त है। तुम्हारा शरीर बहुत भारी है, इसीलिए तुम थोड़े समय के लिए हवा में उड़ सकते हो। उस समय के अंदर ही तुम भूमि पर वापस आ जाना, नहीं तो तुम आकाश से नीचे गिर जाओगे। थोड़ा समय भी काफी है स्वामी जी, चलता हूँ। इस तरह लोमड़ी और बाघ वहाँ से निकलते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद बाघ अपने पंख से हवा में उड़ते रहता है। वाह महाराज, आप बहुत अच्छे से उड़ रहे हो। अब उस बाज का खेल खत्म। लेकिन महाराज, बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं तो आपको भी थोड़ी शक्ति मिलेगी। हाँ, लेकिन मैंने शपथ लिया है। ओहो, जीवन में बहुत सारे शपथ लेते हैं, लेकिन उन पर खड़े रहना आसान नहीं है। पहले उस बाज को खत्म करें, फिर नया शपथ के बारे में कल सोचेंगे। अच्छा ठीक है, उधर देखो एक खरगोश, मैं अभी उसे शिकार करके लाता हूँ। इतना कहकर उसके पास जाता है। इतने में बाज उस खरगोश को उड़ा कर ले जाता है। अरे महाराज, फिर से वहाँ बाज आपका आहार उड़ा कर ले गया। आप तुरंत हवा में उड़ो और उसका अंत करो। तुम भी मेरे साथ चलो, हम दोनों मिलकर उसका अंत करेंगे। इस तरह बाघ अपने पीठ पर लोमड़ी को बिठाकर हवा में उड़ता है और तेज उड़ रहा बाज को पकड़ने की कोशिश करता है। अरे, तुम भी हवा में उड़ रहे हो दोस्त, बहुत खुशी हुई, लेकिन मुझे पकड़ना इतना आसान नहीं। मैं कितना भी देर तक हवा में उड़ सकता हूँ। इतना भारी शरीर को तुम्हारा पंख उठा नहीं सकता। तुरंत भूमि पर चले जाओ, वरना नीचे गिर जाओगे। नहीं नहीं, आज तुम्हारा अंत करके ही नीचे जाऊंगा। जैसे तुम्हारी इच्छा। तुम अकेले उड़ना ही मुश्किल था, और उसके ऊपर इस लोमड़ी को क्यों बिठाया? तुम्हारे जैसे मूर्खों को कोई बचा नहीं सकता। इतना कहकर बाज और तेजी से उड़कर चला जाता है। स्वामी जी के कहे मुताबिक समय खत्म हो जाने पर पंख काम नहीं करते हैं। वे और उड़ नहीं सकते। जब लोमड़ी कहती है, अरे अरे महाराज, हम नीचे गिर रहे हैं, क्या हमें कोई बचा नहीं सकता? बेकार में आराम के जीवन में मुसीबत मोल लिए है। बेकार की इच्छाओं के कारण आपका साथ देने से मेरा भी जीवन खत्म हो रहा है। इसीलिए जितना है हमारे पास उतने में खुश होना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही भुगतना पड़ेगा। अरे कुछ उपाय तो सोचो। आप सोचने का समय नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया महाराज। इस तरह दोनों एक कुएं में गिरकर मर जाते हैं। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दो जुड़वा भाई शेर और लुटेरा बाघ। बाघ और लोमड़ी दोनों दोस्त थे। वो कहीं पर भी जाते तो वहां पर झगड़ा लगाकर अपना उल्लू सीधा करते थे, पर जब भी पकड़े जाते लोग उन्हें पीट पीट कर वहां से भगा देते। एक बार ऐसा ही हुआ। एक जंगल में मार खाकर वो दूसरे जंगल आते हैं। उस जंगल के राजा दो जुड़वा भाई शेर थे। उन दोनों में अंतर करना बहुत ही मुश्किल था। तब बाघ कहता है, सुन लोमड़ी, देखो दोनों भाइयों को, क्या दोनों भाई इतने प्यार से जंगल संभाल सकते हैं? इस जंगल पर तो मैं ही राज करूंगा। आप तो पता नहीं हमारे होते हुए क्या हम इन्हें प्यार से रहने देंगे? क्यों, क्या कहते हो? चलो लगाते हैं दोनों भाइयों में झगड़ा। बाघ और लोमड़ी दोनों शेर के पास जाते हैं। एक शेर का नाम था वीरू तो दूसरी का नाम था शेरू। बाघ और लोमड़ी दोनों उन दोनों के पास जाकर कहते हैं,
महाराज, बहुत ही अद्भुत। आप दोनों को पहचानना बहुत मुश्किल है। महाराज, हम दूसरे जंगल से आए हैं। आपकी बहादुरी के किस्से हमने बहुत सुने हैं। आज आपको मिलकर हमें बहुत अच्छा ही लग रहा है। महाराज, हमारे जंगल में समस्या आन पड़ी है। क्या आप इनका निवार करेंगे? क्या आप उसका समाधान कर सकते हैं? आपका स्वागत है बाघ और लोमड़ी। वैसे समस्या क्या है? हम दोनों मिलकर उसे ज़रूर दूर कर देंगे। बताओ भैया, पहले इन्हें आराम करने दो, बाद में आराम से इनसे बात कर सकते हैं। बाघ और लोमड़ी की अच्छे से मेहमान नवाजी की जाती है। आराम करने के बाद बाघ को शेर अकेला दिखाई देता है। तब दोनों उसके पास जाकर शुरू हो जाते हैं। बाघ कहता है, महाराज, मेरे जंगल में एक लुटेरा बाघ है। वो जंगल पर राज करना चाहता है, पर सारे जानवर उसके खिलाफ हैं। महाराज, आप बताइए मैं क्या करूं इस बाघ का? अरे, सब मिलकर उसे जंगल से भगा दो। वो राजा बनने लायक नहीं है। तब लोमड़ी कहती है, पर वीरू महाराज से जब हमने इस समस्या का समाधान पूछा तो उसने कहा कि उस बाघ को ही अपने जंगल का राजा बनाओ, नहीं तो वो जानवरों को मार देगा। क्या कहा? वीरू ऐसी डरपोकों वाली बात कैसे कर सकता है? वो मेरा भाई है, एक बहादुर का भाई, और ऐसी बातें उसे शोभा नहीं देती। महाराज, आप दोनों एक साथ रहते हो, पर वीरू के मन में आपके प्रति बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं है। वो आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता। हम आपके पास आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि शेर से पूछने की क्या जरूरत है। क्या ये कहा वीरू ने? उसकी इतनी हिम्मत! मैं अभी उससे बात करता हूँ। शेर गुस्से से पागल हो जाता है और वो वीरू से मिलने जाता है। तब बाघ लोमड़ी से कहता है, अरे वाह लोमड़ी, तुमने तो बहुत ही अच्छा जाल बिछाया। अब उन दोनों में झगड़ा होगा ही और लड़ाई भी होगी। लड़ाई में वो दोनों एक दूसरे को मार देंगे और मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। और मैं आपकी मंत्री। दोनों आने वाले पल के लिए बहुत ही खुश थे और ये कहकर वो दोनों शेरू के पीछे जाते हैं। शेरू जाते ही वीरू से झगड़ा करने लगता है, पर वीरू इन सारी बातों से अनजान था। बाघ और लोमड़ी छुप के उन दोनों के मरने का इंतजार करते रहते हैं। तब वीरू कहता है, शेरू, तुम्हें क्या हो गया है? क्या कह रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तब शेरू चुपके से वीरू के कान में कुछ बोलता है और दोनों झूठी मूठी लड़ाई करने लगते हैं। वो दोनों लड़ाई करते करते नीचे गिर जाते हैं। तब बाघ और लोमड़ी उन दोनों को ऐसे जख्मी और बेहोश देखकर बाघ हंसते हुए कहता है, बेवकूफ शेरू और वीरू, हमारी बातों पर विश्वास करके अपने ही भाई से लड़ाई करके मर गया। अब तो हमें हफ्ते भर का शिकार मिल गया है। बेवकूफ कहीं के कि वो लुटेरा बाघ मैं ही हूँ। तभी वीरू और शेरू हंसते हुए खड़े हो जाते हैं और शेरू कहता है, हमें बेवकूफ समझने की भूल मत कर बाघ। तुम्हारे बारे में मेरे मंत्री चील ने पहले ही मुझे बताया था। और ये जो लाल रंग देख रहे हो ना, हमारे शरीर पर ये सॉस है। और शेरू ने मुझे चुपके से लड़ाई करने का नाटक करने के लिए कह दिया था ताकि तुम दोनों को हम सामने पकड़ सके। इसके बाद शेरू और वीरू दोनों बाघ और लोमड़ी की खूब पिटाई करते हैं और उन्हें जंगल से बाहर निकाल देते हैं। शेरू और वीरू दोनों जुड़वा भाई ही नहीं ताकतवर थे, बल्कि बहुत होशियार भी थे। वो कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते थे। बाघ ने बचाई हथनी के बच्चों की जान। एक जंगल में एक बाघ रहता था। वो सबकी मदद करके अच्छा नाम कमाना चाहता था, जिसके चलते वो अक्सर मुसीबत में घिर जाता। एक दिन बाघ जंगल में भोजन की तलाश में घूम रहा था कि रास्ते में उसे शिकारी का बिछाया हुआ एक जाल नजर आता है। अरे, ये तो किसी शिकारी का बिछाया हुआ जाल लगता है। अगर मेरे दोस्त इसमें फंस गए तो मुसीबत में गिर जाएंगे। मुझे जल्द से जल्द इसे यहाँ से हटाना होगा। ये सोचकर बाघ शिकारी के बिछाए हुए जाल को हटाने की कोशिश करता है और खुद जाल में फंस जाता है। कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो, कहकर चिल्लाने लगता है कि तभी वहाँ एक चूहा आकर कहता है,
अरे दोस्त, तुम फिर से मुसीबत में गिर गए। घबराओ मत, मैं आ गया हूँ, जाल को कुतर देता हूँ। ये कहकर चूहा जाल को कुतर देता है और तुरंत बाघ बाहर आ जाता है। तुम्हारा धन्यवाद दोस्त। ठीक है, आगे से सावधान रहना। ये कहकर चूहा वहाँ से चला जाता है। उसी जंगल में एक हथनी अपने दोनों बच्चों के साथ खुशी खुशी जीवन गुजार रही थी। एक दिन हथनी अपने दोनों बच्चों से कहती है, बच्चों, लगता है बारिश होने वाली है, तुम लोग गुफा में ही रहो, मैं जाकर तुम्हारे लिए भोजन ढूंढ कर लाती हूँ। ठीक है माँ, जल्दी वापस आना, हम यहीं खेलते रहेंगे। ठीक है बच्चों। ये कहकर हथनी भोजन ढूंढने के लिए निकलती है। वो जा ही रही थी कि एक बड़ा सा पत्थर लुढ़कते हुए आकर उससे टकरा जाता है, जिससे वो घायल हो जाती। हथनी हिल भी नहीं पा रही थी। यूँ वो कई दिनों तक चल नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर हथनी के बच्चों के पास बाघ आता है। बाघ को देखकर हथनी के बच्चे कहते हैं, हमें कुछ मत करो, हमें कुछ मत करो। डरो नहीं बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। वैसे तुम लोग अकेले क्यों हो? हमारी माँ भोजन के लिए गई और वापस ही नहीं आई, हमें बहुत डर लग रहा है। तुम्हारी माँ ज़रूर वापस आएगी और तुम्हारे लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेकर आएगी। तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ खेलूँगा। ठीक है, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। ठीक है। ये कहकर हथनी के बच्चे बाघ के साथ घुल मिल जाते हैं। उस दिन से बाघ हथनी के बच्चों का ख्याल रखने लगता है। इधर हथनी अपने घाव कम होने के बाद बच्चों के पास वापस आती है। कुछ दूर से ही वो देखती है कि उसकी गुफा में से बाघ बाहर आ रहा है। ये देख हथनी डर जाती है और वो अपने मन में सोचती है, अरे इस बाघ ने मेरे बच्चों को मार दिया, कुछ भी करके मुझे इस बाघ को ख़त्म करना होगा। ये सोचकर हथनी बाघ से नफरत पैदा कर लेती है। वो तुरंत बंदर के पास जाती है और उसे सारी बात बताती। बंदर और हथनी दोनों मिलकर बाघ को फंसाने के लिए जाल बिछाते। आज वो बाघ इस जाल में फंस जाएगा, उसके बाद हम उसे मार डालेंगे। हाँ दोस्त, उसने हमारे बच्चों को मारा है, उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी ही चाहिए। यूँ सोचकर वो जाल बिछाते और कुछ दूर जाकर चुपके से खड़े हो जाते कि तभी वहाँ बाघ आता है और सोचता है, अरे लगता है ये किसी शिकारी का बिछाया हुआ जाल है, अगर इसमें कोई फंस गया तो मुसीबत होगी। मैं तुरंत जाकर जाल को वहाँ से हटाता हूँ। यूँ सोचकर वो जाल हटाने की कोशिश कर ही रहा था और खुद ही उस जाल में फंस गया। कोई मेरी मदद करो, अरे कोई मेरी मदद करो। यूँ बाघ चिल्ला रहा था कि तभी बाघ की आवाज़ सुनकर हथनी के बच्चे भागते हुए आते और उस जाल को हटाने की कोशिश करते। ये सब वहाँ दूर खड़ी हथनी देख लेती। अरे बच्चों, इस बाघ की मदद मत करो, ये तुम्हें खाने के लिए गुफा के पास आया था, उसी बात का बदला लेने के लिए तो मैंने इसे फंसाया है और जाल बिछाया है। माँ, तुम गलत समझ रही हो, बाघ बहुत अच्छा है। जब तुम वापस नहीं आए तब बाघ ने ही हमारी देखभाल की और हमारी रक्षा की। क्या सच में दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कि तभी वहाँ चूहा आता है और कहता है, अरे दोस्त, तुम फिर से जाल में फंस गए, कोई बात नहीं, मैं अभी तुम्हें जाल कुतर कर बाहर निकालता हूँ। और चूहा फिर से बाघ को उस जाल से बाहर निकालता है। दोस्तों, मैंने कभी किसी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अक्सर सब मुझे गलत समझते हैं, उनमें से तुम भी एक हो। कोई बात नहीं, आगे से हम सब मिलजुल कर खुशी खुशी जीवन गुजारेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और साथ ही साथ बिना पूरी बात जाने कोई फैसला नहीं लेना चाहिए और अपना भी ख्याल रखना चाहिए। घमंडी शेर और चालाक हिरन। जंगल का राजा शेर अपनी दहशत से जंगल के जानवरों को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। जब भी वो ऑर्डर भेजता, बेचारे डरे हुए जानवर उसके सामने कांपते हुए आते। इस चीज का शेर मजा लेता। उसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। हर हफ्ते वो गुफा में एक प्रोग्राम रखता था जिसमें जंगल के किसी न किसी जानवर को शेर की गुफा में जाना पड़ता था और शेर का मनोरंजन करना पड़ता था। जो गुफा में जाता था उसकी शेर बड़ी बेइज्जती करता था और जो नहीं जाता था उसे भारी पेनल्टी के साथ सजा दी जाती थी। लोमड़ी, कहाँ मर गई? जल्दी आओ, आज कौन आ रहा है वीकेंड के वार में? जी, आज ना गधे की बारी है। अच्छा, वाह वाह, मजा आ गया।
देखूं तो साहब मुझे कैसे एंटरटेन करते हैं। अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें पता है ना क्या करना है। जी सरकार, ऐसी पेनल्टी मारूंगी बेचारा 7 जन्म तक उसको दे ही नहीं पाएगा। उस दिन बेचारा गधा शेर को एंटरटेन नहीं कर पाता। बेचारे को लोमड़ी शेर की असिस्टेंट बड़ा तगड़ा पेनल्टी मारती है। रोते रोते गधा जब अपने दोस्तों के पास आता है, सभी को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है, मगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वीकेंड के अगले वार में बारी होती है हिरन की। पूरा हफ्ता हिरन का टेंशन में गुजरता है। वो शेर को कैसे खुश करेगा और पेनल्टी से कैसे बचेगा, बेचारा यही सोचता रहता है। आज तो वीकेंड का वार है, आज किसकी बारी है लोमड़ी, जरा बताओ तो। जी आज हिरन आ रहा है। वाह वाह, देखते हैं वो क्या करता है। लोमड़ी के दिए हुए वक्त पर हिरन शेर की गुफा में नहीं पहुंचता। शेर और लोमड़ी बहुत देर तक हिरन का इंतजार करते हैं। 2-3 बार तो लोमड़ी हिरन को घर पर बुलाने भी जाती है। आ रहा हूं कहते कहते रात हो जाती है। जब आखिरी बार लोमड़ी वापस हिरन को बुलाने आती है तो हिरन उसे शेर को देने के लिए एक संदेश देता है कि उसका छोटा बच्चा ठीक नहीं है और वो नहीं आ पाएगा। सरकार, क्या हुआ, कौन मर गया? ऐसी भागते हुए क्यों आ रही हो? हिरन ने वीकेंड के वार पे आने से मना कर दिया है। कह रहा था कि मेरा छोटा बच्चा ठीक नहीं है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत। ओहो, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ और उसने आने के लिए मना कर दिया। लोमड़ी, उसे ऐसी पेनल्टी मारना कि उसकी नानी याद आ जाए। समझ गई सरकार। अगले दिन लोमड़ी हिरन के घर पर जाती है और उसे पेनल्टी सुनाती है, जिसे सुनकर हिरन के होश उड़ जाते हैं। हिरन रोने लगता है, माफी भी मांगता है, मगर ना लोमड़ी को दया आती है और ना ही शेर को। शेर ने हिरन के बच्चे को उसकी गुफा में 1 हफ्ते तक रहने के लिए बुलाया होता है। और सुनाओ लोमड़ी, जंगल में सब ठीक है? और उस हिरन की पेनल्टी का क्या हुआ? जंगल में वैसे तो शांति है, पेनल्टी तो हिरन ने अब तक नहीं दी। इस हिरन की इतनी हिम्मत, मेरे दिए गए ऑर्डर को नहीं मानता। अब हम उसके पास जाकर उसके बच्चे को लेकर आएंगे। अगले दिन सुबह शेर जंगल में वॉक के लिए निकल जाता है। चलते चलते उसकी नजर हिरन के घर पर पड़ती है। शेर गुस्से से और भी लाल हो जाता है और बिना कुछ भी कहे हिरन के घर में घुस जाता है। अरे कोई है? हम आए हैं, हम जंगल के राजा। लगता है घर पर कोई नहीं है। मैं यही हिरन का और उसके बच्चे का इंतजार करता हूँ। शेर बहुत देर तक हिरन का इंतजार करता है और इंतजार करते करते वही सो जाता है। तभी उसे हिरन के बच्चे की आवाज सुनाई देती है। शेर एकदम से रेडी पोजीशन में खड़ा हो जाता है। हिरन जब अपने बच्चों के साथ अंदर जाने ही वाला होता है, तभी उसे शेर के पैरों के निशान उसके घर के बाहर दिखाई दे जाते हैं। हिरन बच्चों को चुप रहने के लिए कहता है और वहां से दूर जाने के लिए भी। इतनी देर तक तो मैं अपने बच्चों को बाहर नहीं रख सकती, क्या करूं? तभी हिरन के दिमाग में एक तरकीब आती है। मेरे प्यारे घर, आज तुम रोज की तरह मुझे वेलकम नहीं कर रहे। क्या बात है, तुम मुझसे नाराज हो क्या? कुछ तो बोलो, वरना मैं गुफा में नहीं आऊंगा। अंदर बैठा शेर ये बात सुन लेता है। उसको लगता है, हो सकता है कि इसकी गुफा रोज इससे बात करती हो। अगर मैंने इससे बात नहीं करी तो यह अंदर नहीं आएगी। ये सोचकर शेर जोर से आवाज लगाता है। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर में। आओ हिरन, जल्दी आओ और बच्चों को भी साथ लाना। बस जैसे ही हिरन शेर की आवाज सुनती है, अपने बच्चों को लेकर वहां से दूर भाग जाती है। तो देखा आपने किस तरह हिरन ने अपनी चालाकी से शेर से अपनी और अपने बच्चों की जान बचाई। ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।